हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आज इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट्स को रखिए तैयार दिमाग में और एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाते हैं और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन 1, नॉमिनल कैपिटल इज A, that part of authorized capital which is issued by the company. B, the amount of capital which is actually applied by prospective shareholders. C, the amount of capital which is paid by the shareholders. या D, the maximum amount of share capital that a company is authorized to issue. तो मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल कैपिटल को हम और क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल की डेफिनेशन आपको ABCD में से कौन सी दिख रही है? क्लियरली D दिख रही है। ठीक है, तो नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, जो कंपनी को ऑथराइजेशन है इशू करने के लिए। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। नहीं, वो तो इशूड कैपिटल हो जाएगा। B, that part of issued capital which has been actually subscribed by the public. Yes, तो clearly आपका आंसर क्या हो जाएगा? B। बट हम पढ़ लेते हैं C और D। That part of subscribed capital which has been called up on the shares, that part of subscribed capital which has not yet been called up on the shares. तो fully paid up या not fully paid up दोनों ही आपके subscribed capital का पार्ट होते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका सही डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बी, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल होता है विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब, जो एक्चुअली पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको हम क्या बोल देते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलिए, तो क्वेश्चन 2 भी हो गया, सिंपल था। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 52 वाली बात बोल दी है उन्होंने कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एज पर सेक्शन 52 किन किन चीज़ों के लिए, किन किन काम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है कि किस काम के लिए नहीं यूटिलाइज किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें से सेक्शन 52 में क्या नहीं दिया हुआ है वो हमें देखना है। ए, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। तो बिल्कुल ए के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज किया जा सकता है। फुली पेड बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को इशू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। बी, इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। तो बिल्कुल भी नहीं, पार्टली पेड का कुछ भी यहाँ पर सेक्शन 52 में नहीं लिखा गया है, तो आपका क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा? बी। बट सी और डी और पढ़ लेते हैं। तो सी क्या बोल रहा है? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड डी, इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स या बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, पार्टली पेड बोनस शेयर्स के लिए नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 4, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब शेयर्स को फोरफीट किया जाता है तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कौन से अमाउंट से करते हैं? नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो हमें पता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के अमाउंट से हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of 2 on which the full amount has been called। ठीक है, तो एक शेयर है 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला जिसको हमने 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है और पूरा का पूरा 10 रुपए कंपनी ने बुलवा लिया है, कॉल कर चुका है। ठीक है, एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम और टोटल 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, मतलब 6 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए। ये कंपनी ने क्या किया है? फोरफीट किया है। द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जब फोरफीचर की एंट्री करोगे तब कौन से अमाउंट से डेबिट करोगे? तो हम क्या दिमाग लगाते हैं हमेशा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कितना अमाउंट कंपनी कॉल कर चुकी है? फेस वैल्यू वाला 10 रुपए, पूरा का पूरा 10 रुपए बुलवा चुकी है। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 रुपीज। ठीक है, आया समझ में? तो आपको बस कॉल्ड अप फेस वैल्यू पे ध्यान देना है, कितना अमाउंट फोरफीट कर रही है या कितना अमाउंट सामने वाले से मिला है उस पर हमें फोकस नहीं करना है जब भी हम फोरफीचर की एंट्री कर रहे हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 6, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर
इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो हमें एडवांस में मिल गया है उसको हम क्या करते हैं, डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, जो भी एडवांस में पैसा मिल गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाता है एक तरीके से, तो सर पे बैठ जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर है, तो अगर अलॉटमेंट का पैसा एक्सेस मिला हुआ है, एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा मिल गया जो अलॉटमेंट से एडजस्ट होना है, तब हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर किसी भी कॉल का अमाउंट पहले से एडवांस में मिल गया, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो या फाइनल कॉल हो, ठीक है, उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं कहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। आया समझ में? तो ये हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर डी। शेयर्स कैन बी इशूड ए फॉर कैश ओनली, ऑन क्रेडिट ओनली, फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ओनली। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं कैश में भी, ठीक है, उसके अगेंस्ट सामने वाले से कैश मिले, पैसा मिले, या हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश ओनली। ठीक है, तो असेट्स खरीदने के बदले भी शेयर्स इशू किया जा सकता है, प्रमोटर्स को प्रमोटर्स ने जो सर्विसेज दी हैं उसके अगेंस्ट भी शेयर्स को इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो शेयर्स को इशू किया जा सकता है फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, दोनों के लिए ही। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 8, इफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस दैन द अमाउंट फोरफीटेड। ठीक है, तो हमने जितना अमाउंट फोरफीट किया, कब्जे में लेके अपनी जेब में डाला, और जो डिस्काउंट दिया री इशू के समय वो अगर कम है, तो जो भी अब अमाउंट बचेगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो हमें सबको पता है कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए कैपिटल रिजर्व। चलो क्वेश्चन 9, रौनक लिमिटेड हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच and it has called the total nominal face value. It has received the total amount except the final call of rupees 3 on 500 equity shares. These 500 shares will be shown as. ठीक है, तो 500 शेयर्स पर आपको फाइनल कॉल 3 रुपये नहीं मिला, इसको आप कहाँ पे दिखाओगे बैलेंस शीट में जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इशूड शेयर कैपिटल, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्लियरली आप कहाँ दिखा दोगे, बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। क्यों? क्योंकि कंपनी ने भले ही पूरा अमाउंट कॉल कर लिया है, लेकिन इन 500 शेयर्स पे एक इंस्टॉलमेंट आपको फाइनल कॉल की नहीं मिली है, इसलिए इसको हम फुली पेड अप नहीं बोल सकते, तो इसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कैटेगराइज कर देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 10, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 द कंपनी कॉल्ड अप ₹16। ठीक है, तो 20 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पे कंपनी ने कितना बुलवा लिया है, 16 रुपए बुलवा लिया है, बट ₹14 हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। लेकिन कंपनी को इस 16 रुपए में से भी सिर्फ 14 रुपए ही मिले हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, ये डेबिटेड होगा बच्चों। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम जब फोरफीट करेंगे तब कितने से डेबिट करेंगे, बताओ जल्दी से। कॉल्ड अप फेस वैल्यू से ही डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर कितनी फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल कर ली है, 16 रुपए। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आया समझ में? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹16। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एबीसी लिमिटेड फोरफीटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एबीसी लिमिटेड ने 2000 शेयर्स फोरफीट किए 10 ईच के, विच वर इशूड एट पार, इनको एट पार ही इशू किया गया था, हेल्ड बाय नरेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। तो नरेश ने अलॉटमेंट मनी 4 रुपए पर शेयर नहीं दिया था। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज ₹9 और कंपनी टोटल 9 रुपए बुलवा चुकी थी। ऑन फोरफीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। तो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्या डेबिट करोगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, 9 रुपए पर शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स फोरफीट किए, 2000, मतलब 18,000 हो जाएगा। तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप 18,000 से करोगे फोरफीचर वाली एंट्री में। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ग्रीन लिमिटेड had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis। तो 14,000 शेयर्स को कितना कंपनी ने कितने अलॉटमेंट किए, 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया प्रो राटा बेसिस पे। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज
2 पर शेयर, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए पर शेयर पेबल है। मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, तो मोहन एक शेयर होल्डर था जिसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम मोहन आर। तो क्या बोल रहे हैं कि मोहन को कितने शेयर्स अलॉट किए गए वो निकालो, और कितना अमाउंट, एक्सेस अमाउंट हमने कैरी फॉरवर्ड किया अलॉटमेंट में, ठीक है, कितना एक्सेस अमाउंट जो एप्लीकेशन पे मिला, हमें ज़्यादा मिल गया था क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, तो जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट मिला था जो हम अलॉटमेंट से एडजस्ट करने वाले हैं वो हमें निकाल के दिखाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 14 शेयर के बदले 10, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर 14 शेयर्स के बदले 10 शेयर्स को अलॉट किया जा रहा है तो 420 शेयर्स के बदले कितने शेयर्स को अलॉट किया जाएगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 420 इंटू 10/14, तो ये कितना आ जाएगा आपका 300। तो 300 शेयर्स अलॉट किए, तो यहाँ पर क्लियरली हमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी, ठीक है, लेकिन स्टिल हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो 300 शेयर्स आपका हो जाएगा शेयर्स अलॉटेड, एंड अमाउंट कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे ध्यान से, तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आपको रिसीव हुआ, 420 शेयर्स पर 2 रुपये रिसीव हुआ, ठीक है, दैट मीन्स 840 मिला। लेकिन एप्लीकेशन अमाउंट आपका ड्यू बनता कितना था, 300 शेयर्स पर ही बनना चाहिए था, 300 इंटू 2 दैट इज कितना था 600। तो एक्सेस अमाउंट कितना मिल गया 240, जो हम फर्दर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर एज यू कैन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 12। चलो क्वेश्चन 13, सुपर स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो सुपर स्टार लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 100 रुपये की फेस वैल्यू पर और 20 रुपीज़ के 20% के प्रीमियम पे, मतलब कितना हो गया 20 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है। ममता हु हैज़ बीन अलॉटेड 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। तो ममता जिसको हमने 2000 शेयर्स अलॉट किए थे उसने फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये पर शेयर नहीं दिया। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दे दिया होगा और अलॉटमेंट भी दे दिया होगा। ऑन फोरफीचर ऑन ममताज शेयर्स अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी। तो जब फोरफीचर होगा, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ममता के शेयर्स को जब फोरफीट करेंगे तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम क्या डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहली बात कब डेबिट होता है, कॉन्सेप्ट याद रखो, जब कंपनी ने प्रीमियम ड्यू किया और शेयर होल्डर ने वो प्रीमियम नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है, बताया नहीं गया है किस इंस्टॉलमेंट पे कंपनी लेने वाली है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे लेने वाली है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हम ये मान लेते हैं कि अलॉटमेंट पे ही वो प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट, ये हो गया अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट, और इस पे आपका 20 रुपीज़ प्रीमियम भी कंपनी ने कलेक्ट कर लिया होगा, और ममता ने ये वाला इंस्टॉलमेंट दे चुका है, तो ममता एप्लीकेशन भी दे चुकी है, अलॉटमेंट भी दे चुकी है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये नहीं दिया है। इसका मतलब जो कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया था, ड्यू किया था, वो ममता दे चुकी है, तो वो सेक्शन 52 में जा चुका है। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका इस अमाउंट पे जो ड्यू हुआ, कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं हुआ था जो ममता ने आपको नहीं दिया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम नहीं डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट कितना जाएगा उसमें, निल। समझ में आ रहा है, ठीक है। वहीं पर इसी केस में अगर अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट ममता ने नहीं दी होती तो ये प्रीमियम जो ड्यू हुआ था इसको हम कैंसिल करने के लिए क्या करते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते। लेकिन क्योंकि इस इंस्टॉलमेंट पे ममता ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इंस्टॉलमेंट नहीं दी और इस पर कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं हुआ है, इसीलिए हम कोई भी प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, निल अमाउंट से। क्लियर हो गया क्वेश्चन 13, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने आपका कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से टेस्ट किया है। चलिए क्वेश्चन 14, एंथनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट एंड 8 ऑन फाइनल कॉल। तो एंथनी लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 20 पर शेयर, 20 रुपये की फेस वैल्यू पे, 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 7 रुपये अलॉटमेंट पे
एंड 8 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब क्या बोल रहे हैं, कंपनी रिसीव्ड द ड्यू अमाउंट बट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 250 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 150 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स इज, बहुत सिंपल है, क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को जितना अमाउंट मिलना था वो मिल गया सिवाय इन दो बदमाशों के, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने थे, 250 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा, ठीक है, और एप्लीकेशन का दिया है। यहाँ पर दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास कितने थे, 150 शेयर्स थे, उसने सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉल्स इन अरियर्स। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 250 शेयर्स पर आपको कितना अलॉटमेंट पर 7 रुपये नहीं मिला, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1750, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको 250 प्लस 150 दैट इज 400 शेयर्स पर टोटल 8 रुपये नहीं मिला, दैट मीन्स कितना 3200, ठीक है। तो 3200 प्लस 1750 कितना हो जाएगा 4950। तो 4950 क्या हो जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आ रहा है समझ में, कॉल्स इन अरियर्स तो आपको अच्छे से आता ही है निकालना, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे सिर्फ ये 250 शेयर्स पर 7 रुपये नहीं आए और फाइनल कॉल 8 रुपये टोटल इन 400 शेयर्स पर आपको नहीं मिला। तो आपने निकाल लिया कितना नहीं मिला अमाउंट, टोटल हो गया आपका कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। क्वेश्चन 14 क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, दिव्या लिमिटेड forfeited 7000 equity shares of ₹100 each issued at a premium of 10% for non-payment of first and final call of 40 per share. The maximum amount of discount at which these shares can be reissued will be, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जब हम इन शेयर्स को री इशू करेंगे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कितना दे सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना जेब में पैसा रखा है कब्जा करके मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकती है, जेब में जितना पैसा है उतना ही दे पाएगी, उससे ज़्यादा तो डिस्काउंट दे नहीं पाएगी री इशू करते समय, क्योंकि हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को ही यूटिलाइज करते हैं जब डिस्काउंट देते हैं। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, बहुत सिंपल है, कितने शेयर्स को फोरफीट किया गया है, 7000 शेयर्स को फोरफीट किया गया है। तो कितना अमाउंट कब्जे में लिया होगा, 7000 शेयर्स पर आपको कितना अमाउंट मिल चुका है, ध्यान से। तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिल चुका है, 100 पर शेयर की फेस वैल्यू थी, उसमें से 40 पर शेयर नहीं दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब 60 रुपीज़ मिल चुका है, ठीक है। हम जो प्रीमियम मिलता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सेक्शन 52 में चला जाता है। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू में से 40 नहीं मिला, मतलब 60 मिल चुका है, उस पूरे को हम क्या कर लेंगे, कब्जे में ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4,20,000। तो आपके शेयर फोरफीचर अकाउंट में 4,20,000 है, तो मैक्स टू मैक्स आप इतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि शेयर फोरफीचर अकाउंट को जितने से क्रेडिट करोगे मैक्सिमम आप उतने से ही वापस डेबिट कर पाओगे डिस्काउंट देते समय। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आया समझ में। चलो क्वेश्चन 15 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 16, Pioneers Limited forfeited 160 shares of 10 each on which the holder had paid only the application money of 2 per share, ठीक है। तो शेयर होल्डर ने सिर्फ 160 शेयर्स पर 2 रुपये ही दिया था, बाकी के पैसे नहीं दिए थे। आउट ऑफ दीज 40 शेयर्स वर री इशूड टू गौरव एज फुली पेड फॉर 9 पर शेयर। द गेन ऑन री इशू विल बी, गेन ऑन री इशू निकालना है, मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि शेयर फोरफीचर में कितना जाएगा। तो हमारी शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में कितना अमाउंट जाएगा, ध्यान से। कितने शेयर्स फोरफीट किए पायनियर्स लिमिटेड ने, 160 शेयर्स फोरफीट किए। तो 160 शेयर्स पर टोटल कितना पैसा मिल चुका है, 2 रुपए की फेस वैल्यू मिल चुकी है। आया समझ में। इसका मतलब 320 रुपीज़ आपको मिल चुका है। तो ये 320 रुपये आप अपनी जेब में डाल लोगे, कब्जा कर लोगे, ठीक है। आउट ऑफ दीज 40 शेयर्स वर री इशूड टू गौरव एज फुली पेड फॉर 9 पर शेयर। इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया है,
जब री इशू किया है शेयर्स को तो फुली पेड मतलब 10 रुपए की पेड अप वैल्यू वाले शेयर्स पे आपने 9 रुपए पे री इशू किया है, इसका मतलब 1 रुपी पर शेयर का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो आपने कितने शेयर्स को री इशू किया है, 40 शेयर्स को री इशू किया है, तो 40 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी का आपने डिस्काउंट दिया है, मतलब 40 रुपए का दिया है। आया समझ में? तो जेब में इतना पैसा है, उसमें से आपने इतना डिस्काउंट दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर देखो ध्यान से सिर्फ 40 शेयर्स ही री इशू किए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल जेब में कितना पैसा है 320, लेकिन वो पूरे 160 शेयर्स का पैसा है, हमने जो 160 शेयर्स फोरफीट किए था उसका पैसा है, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ 40 ही शेयर्स री इशू किए हैं। तो हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेंगे कि 40 शेयर्स का कितना हुआ 320 इंटू 40 बाय 160 माइनस हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, जेब में से 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो निकाल लो कितना हो गया 320 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 160, 80 माइनस 40 दैट इज आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 40 रुपीज़। तो अब 40 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा गेन ऑन री इशू। तो आप लास्ट एंट्री जो करोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसको आप अमाउंट कितने अमाउंट से एंट्री करोगे 40 रुपए से। क्लियर हो गया क्वेश्चन 16? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। On forfeiture of 100 shares of rupees 50 each, rupees 2500 were credited to share forfeited account। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब 100 शेयर्स को फोरफीट किया गया, 50 ईच की फेस वैल्यू वाले शेयर्स थे, 2500 शेयर्स 2500 रुपीज़ को हमने क्या कहाँ पे डाल दिया, शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल दिया। मतलब हमारी जेब में हमने कब्जा कितना अमाउंट कर लिया 2500 रुपये कब्जा करके रख लिया 100 शेयर्स पर। अब इन्हीं शेयर्स को री इशू किया गया कितने पे 25 पर शेयर, फुली पेड अप मतलब 50 की फेस वैल्यू वाले पेड अप वैल्यू वाले शेयर को हमने 25 पर शेयर पे री इशू किया। इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, 25 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दे दिया, कितने शेयर्स पर 100 रुपये 100 शेयर्स पर, ठीक है। तो 2500 का ही आपने क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया। तो जितने जेब में पैसे थे उतने का ही आपने डिस्काउंट दे दिया 2500 रुपये का। तो क्या बोल रहे हैं अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी, अरे भाई कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। जब 2500 रुपये ही जेब में थे और पूरा का पूरा शेयर्स री इशू करते समय 2500 का ही डिस्काउंट भी दे दिया, तो अब जेब में तो कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, नो अमाउंट। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन 17 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। MIG Limited forfeited 40 share of rupees 10 each issued at a premium of 40% to Raj who had applied for 48 shares। क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पर 48 शेयर्स जो अप्लाई किए गए थे उसके बदले कंपनी ने 40 शेयर्स ही इशू किए थे, अलॉट किए थे, ठीक है। तो 40 शेयर्स जो अलॉट किए गए थे उनको क्या कर रही है कंपनी, अब कैंसिल कर रही है, फोरफीट कर रही है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी और उनको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, इसका मतलब 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया होगा। आफ्टर हैविंग पेड ₹6 इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, ही डिड नॉट pay allotment money of ₹2 including 1 rupee premium, and on his subsequent failure to pay the first call of 3 rupees including 1 rupee premium, his shares were forfeited. The amount to be credited to forfeited share account is, ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ताकि हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाए। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर पे टोटल कंपनी 4 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रही है, जिसमें से एप्लीकेशन पे वो कितना बुलवा रही है, टोटल 6 रुपये। 6 रुपये में भी 2 रुपये तो प्रीमियम ही हो गया, बचा कितना 4 रुपये। तो आपने एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट लिख ली। इसके बाद अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट है टोटल 2 रुपये, जिसमें से 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 1 रुपये का आपका फेस वैल्यू हो जाएगा अलॉटमेंट पे, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 3 रुपये, जिसमें से 1 रुपये प्रीमियम है, तो बचा कितना 2 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर राज जो है जिसको कंपनी ने, जिसने अप्लाई किए थे 48 शेयर्स बट उसको अलॉट किया है 40 शेयर्स, उसने क्या किया है एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया
और उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी अब उसके शेयर्स को क्या कर रही है, फोरफीट कर रही है। तो यहाँ पर क्लियरली पूछा गया है कि अमाउंट हम जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं, मतलब हमारी जेब में, जो कंपनी जेब में कब्जा करके राज से पैसे जो उससे मिल चुके हैं वो कब्जा करके अपनी जेब में डालने वाली है, वो अमाउंट क्या होने वाला है। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, 48 शेयर्स के बदले 40 शेयर्स अलॉट किए गए, वरना आसान हो जाता। चलो, तो एप्लीकेशन अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ राज से, 48 शेयर्स पर उसने टोटल हमें कितना पैसा दिया, टोटल 6 रुपए दिया। ठीक है, दैट मीन्स 288 रुपीज दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, प्रीमियम का अमाउंट अलग करके, बट वो हम बाद में कर लेंगे। एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू कितना होता, तो एप्लीकेशन अमाउंट आपका ड्यू कितना होता, 40 शेयर्स पर होना चाहिए था। 40 इंटू 6 के हिसाब से आपको रात से 240 रुपीज़ ही मिलना चाहिए था, बट वो 288 रुपीज़ दे के बैठ गया। इसका मतलब उसने 48 रुपीज़ क्या दे दिया है, एक्सेस दे दिया है। आ रहा है समझ में? चलो, अब अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा टोटल कंपनी 2 रुपये बुलवाएगी, 1 रुपये फेस वैल्यू वाला, 1 रुपये प्रीमियम वाला, तो उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो 40 रुपये पे 1 रुपये कंपनी किसका बुलवाने वाली है, फेस वैल्यू वाला, और 40 शेयर्स पर 1 रुपये कंपनी बुलवाने वाली है प्रीमियम वाला। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस का जो पूरा एडजस्टमेंट है वो कहाँ से होता है, फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू से 40 इंटू 1 दैट इज 40 रुपीज़ आपका पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब बचा एक्सेस अमाउंट 8 रुपये, तो वो आपका प्रीमियम से एडजस्ट होगा। आ रहा है समझ में? तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर शेयर फोरफीचर अकाउंट में आपका क्या अमाउंट जाएगा। टोटल आपको राज से कितना पैसा मिला, 288। ठीक है, टोटल अमाउंट आपको मिला 288, जिसमें से आप माइनस क्या करोगे, माइनस जो प्रीमियम अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे मिला वो सेक्शन 52 में चला जाएगा। प्रीमियम अमाउंट एप्लीकेशन पर कितना है, 2 रुपये। आपको 2 रुपये पर शेयर, 40 शेयर्स के अकॉर्डिंगली कितना, 80 रुपीज़। 40 शेयर्स पर 2 रुपये का प्रीमियम जो है आपका एप्लीकेशन पे है, तो 80 रुपये इसमें से माइनस कर दोगे। टोटल 288 मिला, जिसमें से आपका 40 शेयर्स पर 2 रुपये का प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, वो हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 52 में जा चुका है। ठीक है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। सिमिलरली आपने एक्सेस अमाउंट को जब एडजस्ट किया, तब इस 288 में से 8 रुपये आपका प्रीमियम को एडजस्ट करने में चला गया, अलॉटमेंट वाला, तो वो भी माइनस होगा। तो 8 रुपये आपका अलॉटमेंट वाला भी माइनस होगा। तो अब आपके पास कितना बचा, 200। तो 200 आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसको हम जब माइनस करेंगे, जो प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट हो चुका है वो हटाने के बाद जो बचा होगा 200 रुपये, वो हम अपनी जेब में डालेंगे, मतलब शेयर फोरफीचर अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर जनरली बच्चे गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप लोग जल्दबाजी में कई लोग 160 भी कर सकते हैं, 288 भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से ये पूरी वर्किंग बना के करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ऑन अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of ₹2, whole amount is called up and ₹7 is received. Share capital account will be credited by, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट कॉल कर चुके हैं, ठीक है, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। होल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड, फेस वैल्यू वाला अमाउंट से हम लेते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 10 रुपये से हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल याद करो क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने रखा हुआ है, अभी अनकॉल्ड है, जो कंपनी बुलवाएगी अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो। ठीक है, तो ऐसा पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जो जब कंपनी वाइंड अप होती है तब कंपनी बुलवाने के लिए रखा हुआ है, कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेट नहीं करता,
रिजर्व कैपिटल से, वो हमें देखना है। फर्स्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, तो ये तो बिल्कुल रिलेट करता है, ठीक है। ऐसा कैपिटल जो कंपनी ने अभी बुलवाया नहीं है तो बिल्कुल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। बी, इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल, तो कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उसको बुलवाया जा सकता है, तो बी भी रिलेट कर रहा है। सी, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, कभी भी रिजर्व कैपिटल को यूज नहीं किया जा सकता राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। एंड डी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो बिल्कुल इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पर आपका क्लियरली सी वाला स्टेटमेंट है वो रिजर्व कैपिटल से रिलेट नहीं करता, तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 21, द डायरेक्टर्स ऑफ नीलकमल लिमिटेड फोरफीटेड 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो डायरेक्टर्स ने कितने शेयर्स फोरफीट कर लिए? 70,000 इक्विटी शेयर्स फोरफीट किए, 10 रुपये ईच के। 10 रुपीज़ वर कॉल्ड अप एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर, तो फाइनल कॉल 1 रुपये पर शेयर नहीं दिया तभी उसने फोरफीट किया। हाफ ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट 20 पर शेयर फुली पेड अप, ठीक है। ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स द फॉलोइंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो बेसिकली आप गेन ऑन री इशू क्या होगा वो हमें निकालना है। आया समझ में? तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि जेब में कितना पैसा जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, ठीक है, ध्यान से। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में 70,000 शेयर्स फोरफीट किए जा रहे हैं, उस पर कितना पैसा मिल चुका है? 10 रुपये कंपनी ने बुलवाया है जिसमें से 1 रुपये नहीं मिला है, मतलब 9 रुपये मिल चुका होगा, ठीक है। कंपनी ने 10 रुपये बुलवाया और फाइनल कॉल का 1 रुपये नहीं मिला, तो 9 रुपीज़ मिल चुका है। इसका मतलब टोटल 6,30,000 रुपये आप कहाँ डाल दोगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट में, जेब में। आया समझ में? तो ये आपकी फोरफीचर की एंट्री में जो शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है जब, तो 6,30,000 आपका बेसिकली जेब वाला अमाउंट हो जाएगा जो आपने जेब में डाल दिया कब्जा करके। अब जब शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, ध्यान से, तो हम 20 पर शेयर की वैल्यू पे री इशू कर रहे हैं और फुली पेड अप, मतलब 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है उसको फुली पेड अप मान के 10 रुपये की वैल्यू, पेड अप वैल्यू वाले शेयर को 20 में इशू कर रहे हैं। इसका मतलब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो कुछ भी डिस्काउंट तो दिया नहीं। आया समझ में? इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब आपका जो री इशू वाली एंट्री है उसमें तो कोई डिस्काउंट आएगा ही नहीं। अब जो पूरा का पूरा जेब का अमाउंट है 6,30,000, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से सिर्फ हाफ ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड, तो जितने शेयर्स हमने फोरफीट किए थे, कितने? 70,000, उसमें से सिर्फ आधे शेयर्स को ही री इशू कर रहे हैं, मतलब 35,000 को ही री इशू कर रहे हैं। तो आपका जो जेब का अमाउंट है उसका आधा अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आ रहा है समझ में? तो कितना हो जाएगा? 6,30,000 का आधा 3,15,000, तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3,15,000। आ रहा है समझ में? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस जिन्होंने मेरे फुल फ्लेज क्वेश्चंस वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर्स हैं वो देखे हुए हैं। क्यों? अगर आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पढ़ के सीधे एमसीक्यू पे जंप करना चाहते हो तो आई एम सॉरी टू से बच्चों, आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर का करवाया है, ताकि आपको एमसीक्यूज़ में कोई परेशानी ना हो। अब जिन बच्चों ने वो वाले लेक्चर्स देखे हैं, जिन बच्चों ने पूरे एक बार रिव्यू कर लिए हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऊपर से भले ही सही, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपने भले सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट फुल फ्लेज क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से देखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जब कंपनी फोरफीट करेगी तब शेयर फोरफीचर अकाउंट में अपनी जेब में कितने पैसे डालेगी? 70,000 शेयर्स को कैंसिल कर रही है, उस पर कितना रुपए मिल चुका है इग्नोरिंग प्रीमियम अमाउंट? 9 रुपये। यहाँ पे प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं, तो भूल जाओ। 10 रुपये कंपनी ने बुलवाया, 1 रुपये नहीं मिला, तो 9 रुपये मिल चुका है पर शेयर, तो 6,30,000 रुपये मिल चुका है सामने वाले से, कंपनी फोरफीट करके अपने जेब में डाल लेगी 6,30,000, ठीक है। री इशू करते समय प्रीमियम पे री इशू किया जा रहा है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो इस जेब में से कुछ भी डिस्काउंट का अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब क्या बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड, तो फोरफीटेड शेयर्स का सिर्फ आधा अमाउंट, आधे शेयर्स ही री इशू किए जा रहे हैं, तो सीधे सीधे जेब का आधा अमाउंट को ही हम एज गेन ऑन री इशू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे,
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्वेश्चन 21 क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन 22, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट फॉर द अमाउंट ड्यू देयर विल बी अ, तो अगर शेयर होल्डर अपना ड्यूज को नहीं पे करता अलॉटमेंट पर, ठीक है, फॉर द अमाउंट ड्यू देयर विल बी अ क्या, क्रेडिट बैलेंस इन द शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात बोली है। अगर सपोज कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कंपनी डेबिट करती है जब अलॉटमेंट को ड्यू करती है, तब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सपोज उसने किया कितना, 1 लाख रुपए से, ठीक है, लेकिन कंपनी को पूरे के पूरे 1 लाख नहीं मिले, किसी शेयर होल्डर ने कम पैसा दिया, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली अगर 1 लाख में से सिर्फ 90,000 ही मिला है, तो यहां पर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 90,000, और अलॉटमेंट का पैसा कितना मिला, कंपनी को सिर्फ 90,000 ही मिला। ठीक है, 10,000 सपोज एक शेयर होल्डर ने नहीं दिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, तो डेबिट में डेबिट साइड पे है 1 लाख, क्रेडिट साइड पे है 90,000, तो ऑब्वियसली शेयर अलॉटमेंट का क्या होगा, विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डेबिट बैलेंस इन द शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। तो इसीलिए अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जर्नल एंट्रीज क्लियर है इस चैप्टर की, तो आप आसानी से, बिल्कुल आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सन एंड मून लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 25,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच एंड रिसीव्ड 30,000 एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी ऑफ 4 पर शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स कैन बी फॉलोड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव हम फॉलो कर सकते हैं, रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड फुल अलॉटमेंट टू रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो या तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दें, रिफंड कर दें, और बाकी सारे एप्लीकेंट्स को हम अलॉट कर दें फुल में, मतलब 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उनको मना कर देंगे और 25,000 एप्लीकेशंस को 25,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल कर सकते हैं। नॉट टू अलॉट एनी शेयर टू सम एप्लीकेंट्स, फुल अलॉटमेंट टू सम ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, तो बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। नॉट टू अलॉट एनी शेयर टू सम एप्लीकेंट्स एंड मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू अदर एप्लीकेंट्स, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स एंड एडजस्ट द एक्सेस मनी रिसीव्ड टुवर्ड्स कॉल मनी, बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस आप कर सकते हो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, तो ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह से अलॉटमेंट करना है जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। ये चारों ही ऑप्शंस वैलिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ओनली 1, बोथ 1 and 3, ओनली 2, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस कैन बी कंसिडर्ड इस केस में। आया समझ में, क्लियर हो गया इतना। चलो, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों इस चैप्टर के। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के हमने ट्रू और फॉल्स देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए, और एमसीक्यूज भी देख लिए। इन सब में से भी कहीं से भी एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकता है, तो इसलिए आप सबको ये रिव्यू करके जाना है। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ कि जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो आखिरी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े वाले हैं, वो एक बार आप देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए कि पूरा क्वेश्चन कैसे फ्लो करता है शेयर कैपिटल का। तो उस क्वेश्चन में से अगर कहीं से भी उठ के एमसीक्यू आ गया, कुछ कॉन्सेप्ट पे आपका एमसीक्यू आ गया, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो आज के लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी के आने वाले डिस्कशंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।